जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अर्थ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और इसकी डेट आ चुकी है, तो फिलहाल बिना रुके बिना थके तैयार हो जाइए तैयारी में। और ये जो टॉपिक है जिसका नाम है अर्थ, इससे आपके पेपर में प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो गाइज यहाँ पर आपके पेपर में 2 से 3 कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही वाइड एरिया है, हम इसके कई सारे टॉपिक्स को और आगे भी कवर करेंगे, क्योंकि जब हम पृथ्वी पढ़ते हैं तो पृथ्वी के ऊपर से नीचे A to Z एक एक चीज़ को हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। तो हम यहाँ पर लेके आए हैं अर्थ PYQ। PYQ का मतलब होता है, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। इसका हम एक आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए होता क्या है कि पेपर में जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्वेश्चन नया जरूर होता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो मैं यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करता जाऊँगा। बिना रुके बिना थके वीडियो को शुरू कर दिया है मैंने। और गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और शुरू हो जाते हैं एक बढ़िया सेशन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये सेशन है, तो शुरू करते हैं हमारा अर्थ। अर्थ जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अर्थ इज अ प्लैनेट विच हैज लाइफ। और पृथ्वी के बारे में अगर मैं आपसे कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पूछूं जो आपको लगता है पेपर में आती है, तो शायद ही आप में से कोई इसका सही जवाब दे पाएगा। तो आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि वो 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर के हिसाब से बड़े यूजफुल हैं। पृथ्वी से संबंधित कोई 5 तथ्य, फैक्ट। ओके, तो गाइज यू आर रेडी फॉर द PYQ ऑफ अर्थ। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके पेपर में बने हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे। पिछले 5 साल के पेपरों को हमने स्टडी किया है, वहां से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्टेड। बिफोर आई हैव स्टार्ट द सेशन गाइज, लाइक शेयर करना चालू कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, ये हमारा पूरी कोशिश रहेगी। और हमेशा हम ट्राई करेंगे कुछ नया आपको दे, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। और सिलेक्शन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए हमेशा तैयार हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय। हिंदी में, वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का कारण क्या है। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब यह है कि ये पूछ रहे हैं कि सीजन क्यों होते हैं। तो सीजन के होने का मेन मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है एपेलियन। एपेलियन एक कंडीशन होती है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन ड्यूरिंग द एनुअल रेवोल्यूशन। ठीक है, वार्षिक परिक्रमण पृथ्वी के सूर्य की रवि उच्च और रवि नीच स्थितियों के कारण, मतलब एपेलियन और पेरिहेलियन पोजीशन के कारण। दूसरा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और तीसरा है वेरिएशन इन सोलर इंसोलेशन। ठीक है, सौर आथपन में परिवर्तन। और चौथा है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, पृथ्वी का अपने अनंत अक्ष पर परिक्रमण। तो गाइस चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखें, आंसर तो काफी लोगों को क्लियर ही होगा। देखो हमारे पास सन है और सन के चारों तरफ हमारा अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, इसकी रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी की 2 तरह की गतियां होती है फ्रेंड्स। पहली गति
अर्थ रोटेट ऑन इस एक्सिस नोन एज रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्षों पर लट्टू की तरह नाचता है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन अर्थ रिवॉल्व इन इस ऑर्बिट अराउंड सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसे हम बोलते हैं परिक्रमण। तो ये दो हमारे पास मोशंस होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है देखो हमारे पास अर्थ की अपनी एक ऑर्बिट है और इसमें ये अपना चक्कर भी लगा रही है, इसे याद रखिएगा। तो अर्थ की दो एक्सिस, दो तरह के मोशन है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो सीजनल चेंजेस होते हैं, और जब अर्थ रोटेट करता है तो डे और नाइट होता है। तो दोनों की वजह से क्या, किसकी वजह से हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में एक वर्ड आया था पेरिहेलियन। तो होता क्या है कि देखो हमारा अर्थ सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, किस तरह के ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अर्थ रिवॉल्व इन अ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड सन, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो एक टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, दिस कंडीशन इज नोन एज एपहेलियन। एपहेलियन हिंदी में बोलेंगे अपसौर। एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मिनिमम, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तब इसे बोलेंगे पेरिहेलियन। पेरिहेलियन या उपसौर। तो गाइस दिस इज द मीनिंग ऑफ एपहेलियन एंड पेरिहेलियन, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस सारी चीजों से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द समर एंड विंटर सीजनल चेंज। द सीजनल चेंज इज कॉज्ड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्षों पर परिक्रमण की वजह से, और इस परिभ्रमण की वजह से क्या होता है, परिभ्रमण या पृथ्वी के अपने अक्षों पर घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, रात और दिन होता है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट कॉज ड्यू टू, ओके। तो यू हैव टू क्लियर ऑल दिस थिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर डी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखो ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस मैंने आपको इसलिए बता दिया, देखो यहाँ पर यही जो चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशन को अभी हम आगे देखेंगे, मैंने यहाँ पे इसको पहले लगा दिया है ताकि आप बार बार इसको देखते रहो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन एट 1:45 PM on Monday, at what time on what day it will be heard at Dhaka 90 degree east? ओके यदि लंदन से सोमवार को 11:45 बजे अपराह में एक समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका में उसे किस दिन किस समय सुना जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस, लेकिन होता क्या है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक चीजों को समझिए, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। देखिए पृथ्वी अपने अक्षों पर घूमती है और 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लेती है, 24 घंटा। तो 1 डिग्री घूमने में वो कितना लेगी, 1 डिग्री घूमने में लेगी 24/360 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, क्योंकि घंटे को मिनट में चेंज किया तो हमने यहाँ पर 60 का इस्तेमाल किया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6664, दैट मीन्स वी गॉट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड नीड 4 मिनट टू कवर, ओके। If we move 1 degree longitude or Earth move 1 degree longitude, it take 4 minutes to cover this distance. पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट लेती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और लंदन में 1:45 पर न्यूज़ सुनी जा रही है। लंदन वो समय है जहाँ से समय की हम शुरुआत करते हैं।
ठीक है, समय की कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी होती है, तो समय की जहाँ से हम शुरुआत करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी के एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है। जीएमटी से ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है और वेस्ट जाने पर टाइम घटता है। ओके, क्लियर है? यू हैव टू सी दिस इन दिस डायग्राम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। देखो, दिस रेड लाइन इज इंडिकेट बाय जीएमटी एंड दिस इज लंदन। ओके, यहां पर ये आपका लंदन है, ठीक, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? लंदन, ठीक। और यहां पर ये देखो, ये वाले एरिया में आपको ढाका मिलेगा। यहां पर अगर लंदन मिल रहा है तो ढाका कहां मिलेगा? ढाका यहां पे मिलेगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जीएमटी पर टाइम हो रहा है, दैट मीन लंदन पे जो टाइम हो रहा है वो टाइम क्या हो रहा है? 145। कितना हो रहा है? 145। ओके, तो 90 डिग्री ईस्ट, मतलब ये 145 लंदन का मतलब है 0 डिग्री, है ना। अब इससे 90 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं तो 90 डिग्री 90 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, ठीक है। 9 4 कितना होता है? 36 होता है, डिवाइड बाय 60, क्योंकि मिनट में आया है, इसको आवर्स में चेंज करें, है ना, तो 6 घंटे। तो देखो, यहां से यहां के बीच के टाइम डिफरेंस कितना होगा? 6 घंटे का होगा। लेकिन अब 6 घंटे क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जीएमटी से ईस्ट जाने पर टाइम हमेशा बढ़ता है ना। और इधर हम क्या जा रहे हैं? ईस्ट। किधर जा रहे हैं गाइस? ईस्ट। तो टाइम बढ़ेगा। तो इस एक में अगर हम 6 घंटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका उसी दिन, क्योंकि ये दोपहर की बात हो रही तो शाम, ठीक है, 7:45 PM ऑन मंडे, उसी दिन, दिन नहीं चेंज होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे इसे याद रखिएगा, मंडे का दिन था, मंडे को ही ये होगा, क्योंकि आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? लंदन। तो लंदन का जो टाइम चल रहा है वो यहाँ पर भी मिलेगा। तो गाइज इसका आंसर क्या है? ए। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा, एक आइडियल लाइन होती है और दूसरी लाइन क्या होती है? जीएमटी। जीएमटी की लाइन जो होती है वो जिगजैग होती है, वो किसी भी लैंड को कट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी लैंड को कट करेगी तो उस टाइम पर उस लैंड पर एक दिन में 2 डेट्स हो जाएंगी, जो कि वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। दैट्स वाई, इसी वजह से हम यहाँ पर इस लाइन को जब देखेंगे तो ये कहीं पर किसी भी लैंड को कट नहीं करेगी। और ये लाइन मिलती है आपको एक वाटर बॉडी में, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट पे। कहाँ पर? बेरिंग स्ट्रेट। कई बार क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल डेट लाइन पर कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है? तो दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, एंड बेरिंग स्ट्रेट इज बिटवीन रशिया एंड अलास्का। ओके, चलिए ये सब चीज़ें हम आगे भी और डिस्कस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है गाइस। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल मंडल का वर्णन करता है? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल जो होता है उसको समझने के लिए देखो, पहला ऑप्शन है अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, ठीक है, मेंटल एंड कोर। ठीक, अभी पहले हमें इसको देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है। देखो, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो जैसे प्याज के छिलकों में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी में भी बहुत सारी परतें हैं। और बहुत सारी परतों को मिलाकर मोटी मोटी हमने 3 परतें बनाई है। ठीक है, पहली परत कौन सी? क्रस्ट, सबसे बाहर वाली परत। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। ठीक, इन हिंदी वी कॉल इट भूप्रापर्टी। ओके, आफ्टर दैट द मिडिल लेयर इज नोन एज मेंटल। हिंदी और इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज नोन एज कोर। ठीक, तो चाहे आपका मेंटल हो चाहे कोर हो, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। मेंटल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके, एंड कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर।
Now the question is the lithosphere. Lithosphere is this brown part. You have seen this part. This brown part is known as lithosphere. After that we got asthenosphere. Asthenosphere is the lower mantle, है ना, upper mantle not at upper mantle. It is contain lower mantle. Okay, so the lithosphere is contain of crust and the uppermost solid mantle. So if we talk about the lithosphere, तो lithosphere is contained by और मेड बाय 2 एरियाज. इस डायग्राम के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. 3 लेयर है. सबसे अंदर वाली लेयर कोर, जिसको हम हिंदी में क्रोड बोलते हैं. बीच वाली मेंटल, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट. ओके, क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं. क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसकी 2 पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल और क्रस्ट मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस. इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका क्रस्ट एंड अपर मेंटल. प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवार. ठीक है, मेंटल को हिंदी में जो बोलते हैं प्रवार बोलते हैं, प्रवार. ठीक है, बहुत ही कम ही आपको ये हिंदी मिलेगी. एनसीईआरटी पढ़ोगे गाइस तो आपको वहां से मिलेगी. ठीक, तो हमारा आज का जो ये क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. द शॉर्टेस्ट डे लेंथ ऑफ दैट अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज. ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई कब होती है. तो हमने अभी सबसे पहले एक डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में. मैं फिर से आपको वो डायग्राम दिखाना चाहूंगा वहीं स्टार्टिंग में जाकर कि हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है. तो देखिए हमारे पास 4 दिन है. उन चारों दिनों को आपको एकदम क्लियर रखना है ना. अगर आप उन चारों दिन को क्लियर रखते हो तो आपको हर चीज क्लियर हो गई. हमेशा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा. ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बीच वाला हिस्सा सन है और ये अर्थ के मोशंस हैं. ठीक है, हर 3-3 महीने पर आपको ये मोशन मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. ठीक, अब इन दोनों मोशंस में क्या हो रहा है. ठीक है, सन की रेस अर्थ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ रही, यहाँ पर पड़ रही, इन पे ही पड़ रही, इसमें ही पड़ रही है. लेकिन कहाँ पर पड़ रही है वो जगह अलग है. ठीक है, इन दिस डायग्राम इफ यू सी दिस इंडिकेट द परपेंडिकुलर रेज ऑफ सन लाई ऑन द अर्थ इन ऑन 4 डे इन अ ईयर. एक साल में 4 बार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है. तो द फर्स्ट टाइम व्हेन इट ले परपेंडिकुलर ऑन अर्थ इज इन मार्च. Normally the date will be 21st March and the sun rays fall perpendicular on equator. On which point? Equator. Okay. When sun rays lay perpendicular on equator, the day and night were equal to whole earth. जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है. और ऐसा साल में 2 बार होता है, एक मार्च में होता है और एक 23 सितंबर में होता है. और दोनों को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, या हिंदी में बोलते हैं विषुव. एक आपका एक्नम स्प्रिंग, दूसरा एक्नम इक्विनॉक्स. इसे याद रखिएगा. सेम इसी तरह से व्हेन सन रेज ले परपेंडिकुलर ऑफ ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर, जब भी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून होता है. अगर ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो यही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा. When this day is the longest day of the northern hemisphere, then it will also known as the shortest day of the southern hemisphere. Now when sun ray lay perpendicular on topic of Capricorn, कहाँ पर, Capricorn पर, date December, 22 December. On this day there is the longest day of the southern hemisphere and the shortest day of northern hemisphere. So you have to remember these 4 dates when sun rays
lays perpendicular on Earth 4.2 is equator. First on 21st March, second in 23rd March, then on topic of Cancer 21st June, and then 22 December, that is on topic of Capricorn. These days are the special days. So these lines also are the special lines on the Earth. So now we go to the question and see the answer of that question. See, the shortest day length that occur in northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कहाँ था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 22 दिसंबर। तो द आंसर इज 22 दिसंबर। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्थ के ऊपर है और अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान करिएगा। देखिए, रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिंग ऑफ फायर इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज, यह अभिसारण पट्टिका सीमाओं का क्षेत्र है। इट इज द जोन ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। ओके। सेकेंड इज, यह एक सक्रिय भूकंपी एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है। इट इज एन एक्टिव सेस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन। देन थर्ड नंबर इज, यह गहरी गंभीर खाई से संबंधित है। इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस। तो it is a complicated question. If you don't have the right concept, then you will not give the right answer of this question. Okay guys, so let's see. First we have to see the what is ring of fire. Ring of fire actually होता क्या है ना? तभी तो आप इसको समझ पाओगे। देखिए guys, ring of fire is a zone in which there is an active volcanic zone, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस जोन बेसिकली लाई बिटवीन दिस एरिया, द साउथ अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट, एशिया ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पार्ट। बेसिकली दिस एरिया इज एन एक्टिव वॉल्केनिक जोन बिकॉज ऑफ देयर प्लेट एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेट्स हैं और प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं और उनके मूव करने से क्या हो रहा है? यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आपका जोन है, देखो यहाँ पे ये प्लेट्स हैं, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है आपको, ऑल दीज डॉटेड लाइन इंडिकेट द प्लेट्स जॉइंट्स। ओके, यहाँ पे जहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन है, दीज आर डिफरेंट प्लेट्स। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऑल दीज आर प्लेट आर डिफरेंट टू ईच अदर। नाउ वी गो एंड चेक द व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन नीड एंड व्हाट एग्जैक्टली व्हाई वी कॉल दिस एरिया द रिंग ऑफ फायर। गाइज, there are many types of plates and there are many types of their movements. One of their movement is convergent movement. Convergent movement means when two plates move toward each other. ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो धीरे धीरे इनके बीच का एरिया जो होता है सबडक करता है और यहाँ पे जियोसिंक्लाइन बनती है। ओके, फिर और एक्टिव होता है और करीब आता है तो फिर यही इसको फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में डेवलप करता है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के एकदम करीब आ जाती हैं तो क्या होता है, जो हैवी वाली प्लेट होती है वो अंदर सबडक करती है। सबडक मतलब दबती है। हैवी प्लेट go inside and in this way the heavy plate go inside of the lighter plate. okay, अब ये अंदर जा रही है बट एक लिमिट तक ही अंदर जाएगी और यहां पर नीचे, यहां पर क्या है, यहां पर मैग्मा है। अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा, एक्टिव मैग्मा। जैसी प्लेट जो सिलिका की बनी होती है वो अंदर जाती है, मैग्मा इसको मेल्ट कर देता है। ओके, जैसे ये प्लेट और नीचे जाएगी और मैग्मा में मिलेगी तो क्या होगा, इट विल मेल्ट एंड व्हेन इट विल मेल्ट द एनर्जी रिलीज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ दिस प्लेट एंड दिस एनर्जी हिट अपवर्ड टू दिस प्लेट, लाइट प्लेट।
Okay, and when this light plate hit by this energy, we got some volcanic eruptions और earthquake type activities. तो जब भी इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है कि प्लेट अंदर जाती है और जैसी और नीचे पहुंचती है वो गलती है, उसके गलने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब ये एनर्जी रिलीज होकर ऊपर की सरफेस पे टकराती है तो या तो भूकंप आता है या फिर बहुत तेज़ी से ये मैग्मा ऊपर उछलता है, तो ये इसको ब्रेक करके क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है वॉल्केनो। तो यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, ये एकदम सही है। कन्वर्जन प्लेट है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब दो प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं तो ये पहले अपने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं, एक दूसरे के किनारे को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर की तरफ सबडक करती है, अब भारी वाली प्लेटें अंदर जाने लगती है, और धीरे धीरे जब ये अंदर जाती है तो क्या होता है, इसके बीच का जो एरिया होता है वो सब ब्रेक होते हुए एक खाई जैसी बनाता जाता है। खाई मतलब ट्रेंच। तो जहाँ पर भी कन्वर्जन एट एनी एरिया वी गॉट कन्वर्जन प्लेट विच हिट ईच अदर, वी गॉट ट्रेंचेस ऑल्सो, एंड वेयर वी गॉट ट्रेंचेस, अगर हमारे पास ट्रेंचेस हैं दैट मीन्स उसके कुछ किलोमीटर दूर, देखो ये क्या बन रहा है, ये आपका ट्रेंच बन रहा है, क्या बन रहा है, दिस इज नोन एज ट्रेंच या गर्त या खाई, है ना। मैरियाना ट्रेंच इसका एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। और जहाँ पर भी गाइस ट्रेंचेस होंगी उसके अपोजिट साइड पर कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी होगा। तो यू हैव टू क्लियर दिस थिंग्स, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक्स पढ़ोगे, फिलहाल मैं उसका भी कोर्स चलाऊंगा, डोंट वरी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर रिंग ऑफ फायर इस तरह से बनता है। रिंग ऑफ फायर बेसिकली मेड बाय द कन्वर्जन प्लेट, व्हेन कन्वर्जन प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर, okay, they destroy each other and make trenches. When the heavy plate go more in depth, it will meet with magma of earth, and the magma of earth melt that plate, and the energy release, and this energy go upward and generate a volcanic eruption. Okay, so we go for the options. First option is, it is the zone of conversion plate. This is absolutely right, ठीक है। ये एक अभिसारी पट्टिका सीमा क्षेत्र होता है, ये एकदम सही है ना। दूसरा क्या है, इट इज एन एक्टिव सेस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली राइट, ओके, एब्सोल्युटली राइट। एंड थर्ड वन इज इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस, दिस इज ऑल्सो राइट गाइज। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, तो ये तीनों, इसका आंसर है डी, तीनों सही हैं। ये क्वेश्चन बना था, इसे याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस होते हैं, पेपर में आते हैं। इस तरह से और कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर के डिस्कशन जैसे ही पूरा होगा हम फिर उस पर भी जाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्रांति वृत्त के समतल के लंब के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्ण अक्ष 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगर यह कोण 0 डिग्री का होता तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम होता। दैट मीन्स अगर अर्थ अपने एक्सिस पर जो टिल्ट है 23.5 का, वो 23 पे ना होकर सीधे 0 डिग्री पर होता तो क्या होता। टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एलिप्टिकल ऑफ द अर्थ एक्सिस रोटेशन मेक एन एंगल ऑफ 23 डिग्री। Had his angle had been 0, which among the following will be result? इनमें से क्या होता, ये पूछा जा रहा है। क्या होता, तो देखिए, पहला, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर सीधा होता तो पहला, कोई ऋतुएं नहीं होती, देयर वुड बी हैज नो सीजन, ओके, पहला ऑप्शन। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर होता, ठीक है। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वुड हैव बीन द सेम थ्रू आउट द ईयर, ये भी सही है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान रहती, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बीन द सेम ऑल ओवर द अर्थ। तो गाइज व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस देखो, अगर सीधा सा बोल रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट ना होकर सीधा रहता तो क्या होता। तो देखो, ऋतुओं में परिवर्तन होता, फिर अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट है और रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन और टिल्ट की वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आपको दिखता है कहीं पे ठंडी है, कहीं पे गर्मी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो ऋतुओं में
कोई ऋतु हमारे पास नहीं होती, इसे याद रखिएगा। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वुड बी सेम, ये भी सही है, और पूरे अर्थ पर ये सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी बेस है, आपको ये क्लियर रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल 3-4 साल से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है टाइड से। एक्सपेक्टेशनली हाई एंड लो टाइड दैट अकर एट द टाइम ऑफ द न्यू मून और फुल मून when the sun, the moon and the earth are approximately aligned is called। साधारण रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या को या पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए, यहां पर टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है, और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कंफ्यूज होते हो। देखो, इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज है, बहुत आसान है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो आप इसका आंसर मेरे से पहले बता दोगे। तो चलो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक चीज को। देखो, व्हाट इज टाइड? व्हाट इज टाइड? टाइड इज बेसिकली इज द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल pull of sun and moon on earth। तो you have to remember this। What is tide? Tide is basically is the rise and fall of water due to gravitational pull of sun and moon on earth। तो आपका जो ज्वार भाटा होता है, या इसको हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं या इंग्लिश में टाइड बोलते हैं, तो ज्वार भाटा या टाइड जो होता है वो पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसका एप्लीकेबल होता है? दोनों का, है ना? तो ये याद रखिएगा। अब टाइड जो होता है इन दोनों की कंडीशंस की वजह से होता है, और इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है वो कई सारी होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम में क्या है, हमको देखना है दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है स्प्रिंग टाइड, दूसरा होता है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड को हिंदी में बोलते हैं बृहद ज्वार। ये कब होता है? व्हेन सन मून एंड अर्थ आर ऑन स्ट्रेट लाइन, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होता है। और दूसरा होता है नीप टाइड, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इसमें कौन से टाइड आते हैं? तो मैंने अभी बताया स्प्रिंग टाइड या बृहद ज्वार, पीछे भी बताया। ठीक है, व्हेन सन मून आर ऑन स्ट्रेट लाइन, इन दिस कंडीशन द टाइड विच अकर इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में होता क्या है? मून और सन की कंबाइंड ग्रेविटी अर्थ पर लगती है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे टाइड आते हैं। इसका उल्टा नीप टाइड में क्या होता है? दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। कैंसिल करने का मतलब है खत्म कर देना। और इन दैट केस वी गॉट विच टाइप ऑफ टाइड? नीप टाइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर नीप टाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ओके, क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का घूर्ण का या के पर्यावरण प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन की वजह से इनमें से कौन कौन से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ते हैं? डेली डायनल रिदम इन द डे एंड नाइट एंड एयर टेम्परेचर। ठीक है, दिवालोक तथा वायु ताप में दैनिक या अहित आवर्तन। दूसरा, फ्लो पैच of both air and water are turned consistently in sideward direction। वायु तथा जल दोनों का प्रवाह पथ एक तिरछी दिशा में सुसंगठित रूप से मुड़ जाते हैं। ज्वार भाटा की गति, द मूवमेंट ऑफ टाइड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन, लड़के छोड़ दिए क्वेश्चन जब पेपर में आया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ो और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताऊंगा
उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाए। अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉज होती है। पहली चीज़ तो कॉर्डियलिस इफेक्ट लगता है, और कॉर्डियलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जितनी विंड्स होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं। तो यहाँ पर ये वाला तो सही हो गया, 2 नंबर वाला, ठीक है। दूसरा टाइड्स की जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है, जो समय होता है, उसको भी प्रभावित करता है ये, है ना। टाइड्स की गति को या इसकी स्पीड को या इनके बीच के टाइम पीरियड को प्रभावित करता है। क्यों? 2 टाइड के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 घंटे, लेकिन एग्जैक्टली हो जाता है 12 घंटे 26 मिनट। क्यों? क्योंकि 26 मिनट एक्स्ट्रा पड़ता है रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। फिर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर पहला वाला आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सीधे नीचे चले जाओ, कहां पर, ऑप्शंस पे। ऑप्शन में देखो 2 और 3 कहीं दिख रहा है, 2 और 3 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, सी पे 1 के साथ। तो 1 2 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स अल्टीमेटली पहला वाला भी क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ है, बट अगर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे तो अपने आप ही रिजेक्शन मेथड से इसका आंसर निकल आएगा, और पहला वाला ऑप्शन भी सही है। तो गाइज जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ लंबी सी सांस लेनी है, ठीक है, देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो हमें जिस वर्ड के तहत आंसर निकालना था वो वर्ड था रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। और जैसे ही आपको रोटेशन ऑफ अर्थ की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा भी ध्यान करोगे तो यू गॉट द राइट आंसर। ओके, तो यू हैव टू क्लियर दीज थिंग्स, ठीक है। आप अगर चीज़ों को रिलेट कर लेते हो तो आप ऑफिसर बन जाओगे। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है तो बार बार कई बार इन सारी चीज़ों को देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने पर क्या एडवांटेज मिलेगा, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे हर अपडेट आपको मिलेंगे गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वही क्वेश्चन यहां पर फिर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना गाइस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो पहला है वर्नल इक्विनॉक्स अकर ऑन 21 मार्च, ठीक है, बसंत विषुव 21 मार्च में होता है, एकदम सही है ना, ये पॉइंट एकदम सही है। दूसरा समर सोलिसाइड या उत्तर आयनात 22 दिसंबर को होता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, मैंने बताया वो होता है 21 जून को, तो ये वाला तो गलत है, ठीक। फिर उसके बाद शरद विषुव एटनम इक्विनॉक्स अकर ऑन 23rd सितंबर, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, अब देखो चौथे पे जाना ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, 2 गलत है तो भाई 2 गलत है तो ये वाला चला गया, अब 1 और 3 सही है तो ये वाला आ गया, खत्म, आंसर आ गया। तो गाइस द राइट आंसर इज 1 and 3, 1 and 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा बताया है। गाइस यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आई सेड अर्लियर, और उसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके सुनिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन गिव योर कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल अश्योर दैट आई विल सॉल्व योर क्वायरीज। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों को घटित होने के समय अंतराल कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम गैप इन अकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टाइड एट द गिवन प्लेस ऑन द ओशियन सरफेस। ओके, तो ये यहां पे पूछ रहा है कि 2 टाइड के बीच का टाइम पीरियड एग्जैक्टली होता कितना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक जगह पर जो टाइड आता है, यहाँ पर ऐसा भी एक टाइड आया तो दोबारा यहाँ पर कब आएगा, 12 घंटे के बाद,
है ना। लेकिन होता क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसके टाइम को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 26 मिनट से बढ़ा देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। तो गाइज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 आवर एंड 26 मिनट। तो गाइज ये हो गए हमारे पास आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अर्थ, है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है। और यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और हमारा जो चैनल है उसको प्रमोट करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाइए। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, डिकोड एग्जाम डिफेंस। डिफेंस के जितने भी एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं उसके लिए ये एक इंडिविजुअल चैनल बनाया गया है। ऐसा कोई भी चैनल अच्छे लेवल पर आपको नहीं मिलेगा, है ना। जितने लोग हैं वो कंबाइंड पैटर्न पे चला रहे हैं और आपके मतलब का जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। तो वी स्टिक टू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम और वी गिव द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एग्जाम एंड राइट कंटेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो गाइज चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने जितने भी सुझाव और कमेंट्स हैं वो उस कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं नूरुस सलाम अब आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइज। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।